हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग क्लास 10th में जो सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहते किसको है या केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखो जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या होता है, राइट? जब भी ये वर्ड आप रिएक्शन सुनते हो इसका एक ही चीज ध्यान रखना, क्या होता है? चेंज। तो रिएक्शन मतलब क्या ध्यान रखोगे? चेंज। तो नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, राइट? तो केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि आप डिफिनेशन देख रहे हो कि द प्रोसेस इन विच वन काइंड ऑफ सब्सटेंस चेंजेज इनटू अनदर काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। ये आपका सिंपल और बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है कि किसी एक प्रकार का जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट होगा क्या? किसी अनदर काइंड ऑफ सब्सटेंस से, और जो पहले वाले सब्सटेंस से क्या रहेगा? बिल्कुल अलग रहेगा। चलो इसको हम एक बेसिक सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल ले लिया गया सोडियम मेटल, राइट? क्या है? सोडियम एक मेटल है जो काफी रिएक्टिव मेटल होता है, राइट? इसको अगर तुम क्लोरीन से रिएक्ट करोगे, क्लोरीन क्या होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। ये दोनों मिलके जो बनाते हैं वो है NaCl। क्या फॉर्म करता है? NaCl। तो अब यहां ध्यान से रखना, NaCl भी आपका एक क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसको आप लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हो। तो ध्यान से देखो, सोडियम जो होता है काफी रिएक्टिव मेटल होता है, इसको आप ओपन एयर में नहीं रख सकते। इसको हम लोग क्या करते हैं? केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं, राइट? ताकि ये क्या हो? एटमॉस्फेयर से इसका कोई कांटेक्ट ना हो। नहीं तो ओपन एटमॉस्फेयर में ये क्या होता है? रिएक्ट करना शुरू कर जाता है, राइट? और दूसरा जो क्लोरीन है ये क्या होता है? एक आपका पॉइजनस गैस है। क्या है? क्लोरीन एक पॉइजनस गैस, आपको पता होगा ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज किया जाता है। उसके अलावा डिटर्जेंट में भी कुछ ना कुछ अमाउंट में ब्लीच के लिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन जब ये दोनों मिलके NaCl का फॉर्मेशन करता है तो आपको पता है आपके जितने भी खाने हैं उसके स्वाद लाने के लिए बहुत जगह कॉमन सॉल्ट को यूज किया जाता है, राइट? और इवन आपके बॉडी के अंदर भी Na क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल जो पाए जाते हैं आपके बॉडी के अंदर वो Na+ आयन के फॉर्म में वहां अवेलेबल होता है। तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। तो आप देखिए सोडियम और क्लोरीन, इसका प्रॉपर्टी क्या है? बहुत ही ऑल टुगेदर डिफरेंट। इसको डायरेक्ट अगर हम लेते हैं तो अपने बॉडी को बहुत नुकसान होगा, लेकिन अगर हम लोग NaCl को यूज करते हैं तो ये ऑल टुगेदर कंप्लीटली क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस, राइट? तो ध्यान से रखना कि टू द प्रिसाइज अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करें, डिफिनेशन तो ठीक है आप समझ गए। इसका केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है सिंपली जो होता है माइक्रोस्कोपिक चेंज। दैट मीन्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज या एटॉमिक लेवल पे जो चेंजेज आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स जब किसी सब्सटेंस के अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाए या उसके एटॉमिक लेवल पे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन का चेंज आए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? तो आपको टू द प्रिसाइज याद रखोगे, चेंज क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक चेंज होना चाहिए। दैट मीन्स मेनली चेंज किसमें होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो किसी प्रोसेस के दौरान अगर किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। केमिकल रिएक्शन क्या होगा? जब किसी सब्सटेंस के अंदर क्या हो? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई ना कोई चेंज आए या फिर उसके न्यूक्लियस के लेवल पे कोई चेंजेज आए, राइट? तो सिंपल सा टर्म है, आप इस डिफिनेशन को समझ सकते हो और इस एग्जांपल के साथ, राइट? तो अब केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट? आपको कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, तो ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पहचानने का केमिकल रिएक्शन का, तो 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके NCERT में भी मेंशन किया गया है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का, वो ध्यान रखिएगा, चेंज इन स्टेट। क्या होता है? चेंज इन स्टेट। तो आप इस एग्जांपल को ध्यान से देख रहे हो, ये क्लोरीन गैस है लेकिन यहां क्लोरीन क्या है? NaCl ऑल टुगेदर कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में रहता है, राइट? तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि क्या होगा? चेंज इन स्टेट। की स्टेट के अंदर, अब स्टेट समझते हो, ये सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये क्या होता है? स्टेट मतलब क्या होगा? फिजिकल स्टेट। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। दूसरा जो पॉइंट अपने पास है वो ध्यान रखना, चेंज इन कलर। क्या होता है? चेंज इन कि कलर, किसी तरह का आपको कलर चेंज का ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, राइट? तो भी वो किसका पार्ट होगा? केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट जो है आपको ध्यान रखना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि कहीं अगर किसी प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है? गैस इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे इसके एग्जांपल अगर आपको देखने की, इवोल्यूशन ऑफ गैस कहां होता है, राइट?
तो आपको पता होगा कि किसी सोडियम या कोई मेटल है, सपोज दैट मैं Na ही ले लेता हूं, इसके ऊपर सपोज दैट हम क्या लगा दे रहे हैं, HCl। HCl क्या होता है, गैस होता है, ध्यान से रखना, राइट। Na सॉलिड है, HCl क्या है, गैस है, ये मिलके बनाता है NaCl। ये तो सॉलिड होगा लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगा, राइट। तो जहां भी H2 गैस होता है आपको कोई कंबसन याद होगा, राइट। मिथेन को या कार्बन को जलाते हैं तो CO2 गैस बाहर आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या पॉइंट, तो ये खाता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आ रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, केमिकल। तो ये केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है, ये 4 पॉइंट से देखो, पहले ही बताया रिएक्शन मतलब क्या होता है, चेंज। तो हमें इनमें से किसी ना किसी में चेंज दिखेगा, या तो सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से कैसे किसी तरह के मतलब क्या आएंगे, उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस आएंगे, या फिर सब्सटेंस का जो कलर होता है उसके अंदर कोई ना कोई आपको चेंज देखने को मिलेगा, या फिर उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं गैस का क्या हो रहा होगा, इवोल्यूशन हो रहा होगा, या फिर नेक्स्ट देख सकते हो चेंज इन टेम्परेचर, की टेम्परेचर के अंदर चेंज हो रहा है, राइट। जैसे आपको पता होगा कि वाटर के अंदर आप ग्लूकोज को घोलते हो, राइट, तो क्या होता है, वो पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं, राइट। तो अब जो आपको समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन है क्या, तो नेक्स्ट टर्म है अपने पास इक्वेशंस। तो ये केमिकल इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, तो जब किसी केमिकल चेंज को जब हम लोग पेपर पे सिंबल और डिफरेंट साइन अल्फाबेट्स को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, राइट गाइस। तो चलो हम लोग एक डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका, केमिकल इक्वेशन। तो बताओ ये केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो जो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन है, राइट, उसको हम लोग ध्यान से रखना, एक्चुअल केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकली नहीं होता है तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के थ्रू नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में होता ही नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल केमिकल रिएक्शन थ्रू symbols and alphabets। तो कुछ अल्फाबेट्स, कुछ रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो किसी केमिकल चेंज को सिंबल्स और अल्फाबेट्स के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, केमिकल इक्वेशन, राइट। तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखते कैसे हैं और इसमें क्या सारे फैक्टर्स होते हैं, तो चलिए इस पे अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, राइट। तो जैसे कि आपके एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल में लेता हूं, राइट। जैसे सपोज दैट आपके पास क्या है, जिंक, क्या है, जिंक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने क्या कि जिंक पाउडर में या जिंक ग्रेनुअल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो मिक्स करेंगे तो एक्चुअली आपका बनेगा जिंक क्लोराइड, और साथ ही साथ रिलीज क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए आपको यहां दिख रहा है हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन। तो अब इस जो केमिकल रिएक्शन है, अगर इसको अपने कॉपी पे दिखाना तो बार बार हम इतना डिटेल्स में नहीं लिखते हैं, तो एक सिंबल यूज करते हैं। जैसे आपको पता होगा जिंक के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, Zn, राइट। ये क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट है, पाउडर के फॉर्म में रहता है, ग्रेनुअल्स में यूज करते हैं। उसके अलावे आपको पता हो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, HCl गैस। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन है। HCl क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ZnCl2, राइट। ये क्या है, जिंक क्लोराइड का रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, जिंक क्लोराइड का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो जिंक क्लोराइड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ZnCl2 से। सॉलिड स्टेट में रहेगा तो ऐसे, और पानी में घुला रहेगा तो यहाँ पे एक्वस लिख देते हैं। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से। हाइड्रोजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो है ये अपना क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो ये अपना केमिकल रिएक्शन है, राइट। इसको हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, सिंबल का प्लस का साइन यूज किया, यहाँ पे एरो यूज किया है,
साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, उसके ब्रैकेट में उसके फिजिकल स्टेट को दिखा रहे हैं। तो ये सारा जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है उसको टू द प्रिसाइजली सिंबल का यूज करके जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। इसके अलावा आपने एक एग्जांपल देखा होगा आपके एनसीईआरटी में है कि मैग्नीशियम रिबन है, राइट। मैग्नीशियम क्या होता है, एक रिबन होता है। जैसे मैं इसको दिखा रहा हूं कि मैग्नीशियम रिबन है, राइट। रिबन समझते हो, एक पतला सा स्ट्रेप होता है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन में, दैट मीन्स मेनली ध्यान रखना एयर के अंदर जो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके प्रेजेंस में अगर हम हीट करें, क्या करें, जलाएं, राइट। दैट मीन्स क्या करेंगे, आपके पास कोई बर्नर है जहां पे आग जल रही है, आप उसमें क्या करो, किसी चिमटा से, जिसको टोंग बोलते हो, टोंग से पकड़ के क्या करो, मैग्नीशियम रिबन को ले जाओ, तो देखना नीचे क्या होगा, जलने के बाद कुछ ऐश, जिसको राख बोलते हो, नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा। तो राख क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम रिप्रेजेंट, ये तो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, आपने जो सारे किए, आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर एक आपको इसका डायग्राम भी मिल जाएगा। तो ना इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, इसका इक्वेशन लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ये जनरली सॉलिड स्टेट में, रिबन है तो क्या है, सॉलिड होगा। इसको हम किससे करा रहे हैं रिएक्शन, O2 गैस से। तो ये मिल के क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंस करने के लिए क्या है, जब 2 लगा सकते हो, ठीक है, इधर, एंड दिस इज योर 2Mg। तो ये जो अपना रिप्रेजेंटेशन है, और देखो इसको हमने क्या किया, हीटिंग किया है, तो उसके लिए एक सिंबल और क्या यूज करते हैं, डेल। डेल मतलब क्या होता है, हीटिंग। अगर इस तरह का सिंबल बना हो, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल का यूज करके, तो वो आपका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। तो राइट गाइस, तो आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट स्लाइड। तो गाइस, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होने वाला, आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, राइट। और उसके बाद आपको समझ में आ गया कि राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार सिंपल से फिर से एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो जैसे कि आपके पास, मैं मान लेता हूं सिंपल सा रिएक्शन क्या है, आपके पास जिंक है, फिर इसको क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। आपको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कोई गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, ये किंग ऑफ द एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, हिंदी में इसको हम लोग अम्लराज भी बोलते हैं, राइट। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फाइड, सॉरी जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो अब इसका इक्वेशन हमें लिखना है। क्या करना है, हमें इसका इक्वेशन लिखना है, राइट। तो ध्यान से देखिए, जिंक तो है ही, क्या लिखते हैं हम लोग, Zn। जिंक को हमने क्या, किससे रिप्रेजेंट किया है, Zn से, राइट। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। अब बताओ, जिंक जो है जनरली किस फॉर्म में यूज किया जाता है, पाउडर फॉर्म में, राइट। किस फॉर्म में यूज किया जाता है, पाउडर फॉर्म में। तो इसका फिजिकल स्टेट में यहीं पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, जो क्या होता है, सॉलिड। जिंक क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, राइट। तो मेनली ध्यान रखना, हम किस फॉर्म में यूज करते हैं इसको, पाउडर। तो या आप इसको ग्रेनुअल्स बोल सकते हो, राइट। छोटे छोटे कंकड़ के तौर पे मेटल का क्या होगा, टुकड़ा होगा, राइट। तो वो भी क्या होगा, सॉलिड स्टेट ही होता है। साथ ही साथ आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, क्या है आपके पास, H2SO4। ये देखो जनरली पानी के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है, वाटर के साथ। तो किसी भी चीज को अगर वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वस। जैसे आपके पास घर में क्या है, नमक पानी या शरबत बनाते हो, राइट। तो पानी के अंदर क्या डालते हो, NaCl। तो पानी के अंदर किसी भी चीज को हम लोग डालते हैं तो उसको किससे दिखाते हैं, AQ मतलब क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस मतलब क्या होता है, पानी को जब सॉल्वेंट बना के कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इन दोनों को जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे, ये क्या बनाएगा आपका, ZnSO4, जिंक सल्फेट। अगेन ये क्या होगा, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, और यहां से बाहर आएगा H2 गैस। बाहर क्या आएगा, H2 गैस। तो अब ध्यान से देखो कि ये तो अपना क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो अपना सबसे पहला पॉइंट है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो जब अपने को कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग सिंबल के साथ किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, किसमें, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में।
तब देखो केमिकल इक्वेशंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी सब्सटेंस यूज हुए हैं तो रिएक्शन से जो पहले रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो हम लोग किस साइड लिखते हैं, ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड। किस साइड लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। और राइट साइड जो होता है वो क्या होता है आपका, प्रोडक्ट। राइट साइड आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, राइट। तो लेफ्ट साइड क्या हो गया, रिएक्टेंट, राइट साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है, दैट मींस वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, या एक्वस सॉल्यूशन है, मिक्सचर के फॉर्म में, क्या है वो आपको यहां पे रिप्रेजेंट करना होता है, जिसको हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया फिजिकल स्टेट को। तो केमिकल इक्वेशन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक तो आपका रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उसके फिजिकल स्टेट को अगर मेंशन कर पाओ तो। उसके अलावा ध्यान रखना है कि यहां जो एरो पे है क्या फिजिकल कंडीशन है, क्या रूम टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, हायर टेम्परेचर पे कर रहे हैं। अगर हीट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ के अगर इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहां पे हीट बाहर हो रहा है, रिलीज हो रहा है, राइट, आपको क्या कर रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो यहां पे प्लस हम लोग क्या लिख देते हैं, हीट। क्या लिख देते हैं, प्लस हीट, राइट। तो आपको एक और टर्म पता होगा कि अगर कोई रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, अगर हीट क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, हीट निकल रहा है, तब उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ गाइज, एक्जोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक, या एक्जागोनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर आपका हीट कंज्यूम कर रहा है, राइट, आपको हीट देना पड़ रहा है, हीट क्या करना पड़ रहा है, कंज्यूम, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, राइट गाइज। तो आपको एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझ में आ गया। तो एक्जोथर्मिक क्या होगा, जहां पे हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक क्या होगा, जहां पे अपने को हीट क्या करना होता है, रिएक्शन के अंदर देना होता है, दैट मींस हीट करते हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। तो ये सब बेसिक रिप्रेजेंटेशन है राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन की, किसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे ये रिएक्शन है आपका रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, तो आपको दिखा देना पड़ेगा ये रिएक्शन कितने डिग्री पे करा रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। प्रेशर अगर आपका कुछ है, सपोज दैट मैंने प्रेशर यहां पे क्या ले रखा, 1 atm, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। उसके अलावे अगर आपने कुछ कैटलिस्ट यूज किया, कुछ अदर सब्सटेंस जो इस रिएक्शन को होने के लिए, फेवरेबल होने के लिए चाहिए, तो आप उसको यहां पे लिख सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं। ना अब है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो किसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखो सबसे बेसिक जो इसके कुछ स्टेप है, मैं स्टेप को लिखता हूं। जो स्टेप 1 है उसमें आपको क्या करना है कि केमिकल इक्वेशन को लिख लेना है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, अपने पास क्या, फेरस है, सॉलिड है, राइट, फेरस है, राइट। इसको हम क्या कर रहे हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो वाटर पता है क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करता है Fe3O4, और अब ध्यान से देखो बचा हुआ क्या रह गया, आपके पास हाइड्रोजन। बचा हुआ क्या रह गया, आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो स्टेप 1 में आपको कुछ नहीं करना, जो भी सब्सटेंस है उसको आप कवर कर लो, उस डब्बा के अंदर कोई भी चेंजेज नहीं लाना है। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, इस सारे चीज को एक बार कवर कर दिया। तो जो बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर की चीजों में कोई भी चेंज नहीं लाना है। चेंज हम कुछ नंबर्स लगा सकते हैं, तो लेफ्ट साइड ही कहीं ना कहीं पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो अब दूसरा स्टेट क्या है कि आप जो भी एलिमेंट्स हैं उसको आप मार्क कर लो, राइट। जैसे बात करो फेरस की, तो फेरस हम एक साइड रिएक्टेंट लिख रहे हैं और एक साइड प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो बताओ रिएक्टेंट में फेरस कितना है, आप बात करोगे तो रिएक्टेंट में फेरस 1 है। प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पे फेरस कितना है, 3 है। फेरस मतलब क्या होता है, आयरन होता है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट अपने पास कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट में ये कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी कितना है, ध्यान से देखो 2 उधर भी है। अगर हम नेक्स्ट जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूछा रिएक्टेंट में कितना है, तो ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट के साइड, रिएक्टेंट क्या होता है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और राइट साइड ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है, 4 है। तो आपको दूसरा स्टेप समझ में आ गया हम कैसे करते हैं। नाउ थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें
तो थर्ड स्टेप में आपको करना क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा है एटम, तो ध्यान से देखो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है 4। तो जनरली हम लोग सबसे पहले, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, इस मेथड को हम लोग बोलते ही हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो दैट मीन्स क्या होगा कि इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको बस ट्राई करना है, कोशिश करना है अलग अलग नंबर्स रख के। तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 4 है, तो उसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो सबसे हाईएस्ट एटम या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड कितना ऑक्सीजन है 4 है, तो लेफ्ट में भी 4 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 4। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, आप Fe को ऐसे ही लिख दो, राइट। उसके बाद आपके पास H2O है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बनाना है। और एरो के राइट साइड आपके पास क्या है Fe3O4, इसको भी आप कवर करो अभी। आप प्लस क्या है H2 है, इसको भी अभी क्या करना कवर रखना। तो अब यहां ध्यान से देखिए ऑक्सीजन अपना बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन अपना क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इसमें हमको क्या करना है, जो मैक्सिमम नंबर में होगा, उसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है वो अपने को अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखो। तो जो मैक्सिमम है वो बैलेंस हो गया, तो अब इसकी तो बात अभी हम नहीं करेंगे, राइट। अब बचा कौन सा रह गया, फेरस और हाइड्रोजन। तो अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी को भी चूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं सपोज दैट कि हाइड्रोजन को चूज करता हूं, तो फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो राइट साइड कितना हाइड्रोजन हो गया, देखिए 4 × 2, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब इसके बाद अगर इसके अंदर आप चेंज करके देखो, तो हाइड्रोजन क्या हो गया आपके राइट साइड 8, लेकिन लेफ्ट साइड अभी भी कितना है 2 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमको किसको बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन को। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो एज इट इज फेरस जैसा है हम उसको वैसा ही रख देते हैं, प्लस ये आपका क्या है 4H2O, इसको भी हम एज इट इज रख देते हैं। राइट साइड अब अपने को क्या करना, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या है Fe3O4 है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, लेफ्ट साइड 8 है तो राइट साइड भी 8 होना चाहिए। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 4H2। अब ध्यान से देखो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन कितना है 8, राइट साइड हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन राइट साइड कितना है 4, लेफ्ट साइड कितना है 4। दैट मीन्स अब अपना हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, तो राइट। तो अब इस पे भी ध्यान नहीं देना है। तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास कौन बच गया, फिफ्थ स्टेप की बात करें तो वो बच गया आयरन। क्या बच गया, आयरन, राइट। तो अब आयरन को बैलेंस करना है। तो आयरन राइट साइड कितना है 3, और देख लो राइट साइड कितना है 3, लेकिन लेफ्ट साइड कितना है 2 ही है। तो अब इसको बैलेंस करना होगा, सॉरी कितना है 1 है, तो इसको आपको 3 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। चलिए इसको भी हम लिख देते हैं 3, यहां पे क्या है Fe 3 फेरस हो गया, प्लस क्या हो गया 4H2O हो गया, राइट। उसके बाद अपने पास क्या है, ये तो देखो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको क्या करेंगे Fe3O4 अब प्लस क्या हो गया 4H2। तो सिक्स्थ स्टेप जो अपने को करना है वो क्या करना है कि इसमें ढूंढना है क्या सारा चीज बैलेंस हो गया। तो आपको बस सिक्स स्टेप में कुछ करना नहीं है, चेक कर लीजिए क्या सही है अपना। तो बिल्कुल देखते हैं लेफ्ट साइड कितना आयरन है 3, राइट। तो इस चेक को कर सकते हो फेरस के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। यह है रिएक्टेंट, यह है प्रोडक्ट। फेरस देखो रिएक्टेंट में कितना है 3, प्रोडक्ट में फेरस कितना है 3, देख रहे हो। प्रोडक्ट में आयरन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट में ये कितना है 8, प्रोडक्ट में भी कितना है 8। अब ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है 4, और प्रोडक्ट में भी कितना ऑक्सीजन है 4। दैट मीन्स अब देखते हैं सारे के सारे एलिमेंट क्या है बैलेंस्ड। तो अब इसको हमने चेक कर लिया। तो अब जो सबसे लास्ट स्टेप है सेवंथ स्टेप, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी रिएक्टेंट है उसके फिजिकल स्टेट को क्या करना है, फिजिकल स्टेट, उसको रिप्रेजेंट कर देना है रिएक्शन में। तो फिजिकल स्टेट आयरन का क्या होता है सॉलिड। तो चलिए हम लिख देते हैं Fe है, ये सॉलिड होगा। उससे पहले वाला जो नंबर आया है 3 मैं उसको लिख दे रहा हूं, प्लस क्या होगा वाटर है H2O, ये कितना है 4। तो इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है, राइट। उसके बाद अपने पास क्या Fe3O4, क्या है Fe3O4, ये भी क्या होता है सॉलिड होता है। और लास्ट क्या है अपने पास 4H2 जो कि अपना क्या है गैस है। तो ये हो गया आपका फाइनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
तो हमने देखा कि हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं, फिर उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो उसके कुछ हीट एंड ट्रायल्स के कुछ बेसिक मेथड्स हैं जिसको हमें फॉलो करना था। आपको टू द प्रिसाइजली क्लास 10th में हीट एंड ट्रायल मेथड के से ही किसी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना गाइज है वो क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसके अंदर देखो सबसे जो पहला रिएक्शन है वो क्या है आपके पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है राइट कि कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जब किसी दो चीज को हम लोग क्या करते हैं, या छोटे छोटे चीजों को क्या करते हैं, कंबाइन। कॉम्बिनेशन मतलब ही क्या होता है, जोड़ना, राइट। तो कुछ छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो रिएक्टेंट होंगे, वो कंबाइन होकर एक बड़े प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपका वाटर का फॉर्मेशन ही होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो छोटे छोटे एटम मिलकर क्या करते हैं, एक वाटर बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। सिंपली नेक्स्ट है अपने पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये जस्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन का उल्टा है कि कोई जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में या छोटे या एटम्स के अंदर। तो वो आपका क्या कहलाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कोई भी सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं, तो पता होगा इसको चूना पत्थर भी बोलते हो, मार्बल भी बोलते हो, राइट। तो उसको जब लोग हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए आपको बेसिक रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे क्या होता है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, वहां से खिसका देता है, उसकी जगह से हटा देता है, राइट। नाउ नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो इसके गाइस बहुत ध्यान रखना है इसके पीछे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं किसको है। इसमें जो एक पार्ट है दूसरे मॉलिक्यूल से एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करता है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कहीं भी ना बुक में मेंशन किया हुआ रहता है ना कोई टीचर आपको बताते हैं, वो क्या है कि राइट साइड एटलीस्ट एक प्रिसिपिटेट बनना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है कि इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डे टू डे लाइफ में इफेक्ट क्या होता है, जो आपने कोरोजन सुना होगा, एनसीडीटी सुना होगा। ये सारे जितने भी टर्म्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको फिनिश करेंगे। तो जरूर नेक्स्ट वीडियो को तुम लोग ध्यान से देखना। ये ऑल टुगेदर होगा अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।